खबर का। बड़ी खबर में हम सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 स्वास्थ्य सेवा यात्रा का कार्यकर्ता सम्मान समारोह। आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मुख्य अतिथि। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। शाम 5:30 बजे निजी स्कूल में कार्यक्रम होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले इसमें शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। शाम 5:30 बजे निजी स्कूल में ये कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 यानी कि 5.0 स्वास्थ्य सेवा यात्रा का कार्यकर्ता सम्मान समारोह। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, आज का कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुरु गोरखनाथ के नाम पर स्वास्थ्य यात्रा आरएसएस की तरफ से संचालित की जा रही है। हालांकि ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो चुकी है और अब नेपाल से सटे हुए जो वनवासी स्थल है वहां पर इस यात्रा को आरएसएस आगे बढ़ाने जा रही है। हालांकि इस यात्रा को लेकर आज आरएसएस के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल होंगे। उसके अलावा अवध और साथ ही साथ जो गोरख प्रांत है उस प्रांत से जुड़े हुए पदाधिकारी, साथ ही साथ स्वयंसेवक और प्रचारक भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। ये कार्यक्रम ये जो यात्रा है, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोशिश कर रहा है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए, खासतौर पर वो क्षेत्र जो कि वनवासी इलाके से आते हैं और जहां पर बड़े पैमाने पर लोग स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर ढंग से नहीं प्राप्त कर पाते या अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों को लगातार आरएसएस की तरफ से अभियान चलाकर इस यात्रा के जरिए एक मैसेज दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उनको देश के विकास में भागीदार बनाया जाए, उनको भी साथ जोड़ा जाए। हालांकि इस अभियान को लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग अलग क्षेत्रों में चलाता रहा है। अब अवध और गोरख क्षेत्र, खासतौर पर जो नेपाल बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर इसको चलाने की जो शुरुआत है वो की गई है, जिसको लेकर यह कार्यक्रम आज लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें आरएसएस के सह सरकार्यवाह भी भाग ले रहे हैं। उसके अलावा बड़े पैमाने पर गोरख और अवध क्षेत्र के जो आरएसएस पदाधिकारी हैं वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री। क्या इस यात्रा को वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, चरणों में विभाजित किया गया है? और अगर बात कर ले इस यात्रा की, तो इस यात्रा को लेकर क्या प्रमुखताएं रखी गई हैं, यानी कि प्रमुख तौर पर किन चीजों को प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है? बिल्कुल निश्चित तौर पर इस यात्रा को लेकर लगातार कहीं न कहीं आरएसएस काम कर रहा है, क्योंकि आरएसएस लगातार लोगों को जोड़ने, साथ ही साथ अलग अलग वर्ग जो कि समाज से पिछड़े हैं और समाज में जो कहीं न कहीं सीधे से भाग नहीं ले पा रहे हैं, उनको कैसे समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, विकास में शामिल किया जाए, स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया जाए, उनको कैसे बेहतर ढंग से कहीं न कहीं एक सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाए और उनको राष्ट्र के विकास में भागीदार बनाया जाए, उस दिशा में ये यात्रा चला रही है। हालांकि ये यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में आरएसएस की तरफ से आयोजित की जाती है, जिसमें ये उत्तर प्रदेश के अवध और गोरख क्षेत्र, जो कि दो आरएसएस के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में का कहीं कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर ये कार्यक्रम आज लखनऊ में होना है। ठीक है, इसके आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं तमाम अन्य खबरों की जानकारी के लिए और बढ़ेंगे आगे। बात लखनऊ की करेंगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपीएनआईसी घोटाले मामले की जांच हो सकती है और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जेपीएनआईसी घोटाले मामले की जांच में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आपको बताते चले कि एलडीए के पूर्व वीसी सत्येंद्र कुमार के खिलाफ मामला पहुंचा डीओपीटी। तो ये मामला पहुंच चुका है डीओपीटी। जेपीएनआईसी के निर्माण में शासन ने स्वीकृत बजट से अधिक करवाया था काम और एलडीए पूर्व वीसी सत्येंद्र कुमार सिंह जांच में दोषी पाए गए। एलडीए पूर्व वीसी जेपीएनआईसी में अतिरिक्त निर्माण में दोषी पाए गए। जांच के बाद पूर्व वीसी सहित कई अधिकारी, इंजीनियर रडार पर है। जेपीएनआईसी में 800 करोड़ से भी ज्यादा का बजट खर्च हुआ था। तो अब देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जांच आगे बढ़ रही है और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। एसके, जेपीएनआईसी घोटाले की जांच हो सकती है?
बिल्कुल, अगर हम बात करें जेपीएनआईसी की, ये समाजवादी पार्टी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। उसकी वजह है कि लगातार इस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल इसलिए उठे क्योंकि जो इसकी राशि तय की गई थी, मतलब अनुमानित लागत जो इसकी बनाने की थी, वो लगातार बढ़ती चली गई। शुरुआत में ये प्रोजेक्ट 600 कुछ करोड़ का था और बढ़ते बढ़ते ये 1200 करोड़ तक पहुंचा। हालांकि जो शासन से स्वीकृति थी वो करीब 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति शासन ने दी थी, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के अलग अलग अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात थे, चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ही इसका निर्माण कराया जा रहा था और शासन ने के लिए बजट सपा सरकार के दौरान जारी किया था। लेकिन जो बजट की अनुमानित लागत जारी की गई थी, उससे ज्यादा का काम इसमें तत्कालीन वीसी सत्येंद्र कुमार सिंह की तरफ से कराया गया था। हालांकि जब इसमें सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इस पूरे मामले को लेकर काफी बवाल मचा, जिसके बाद जेपीएनआईसी प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए गए थे। हालांकि प्रोजेक्ट की लंबे समय से जांच चल रही है और जांच करने के बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। जो पैसा इसकी अनुमानित लागत से बढ़ गया था, वो पैसा इस प्रोजेक्ट का आगे का जारी नहीं किया गया था, जिसके बाद जब जांच हुई तो पता चला पहले ही इस प्रोजेक्ट पर शासन से स्वीकृत धनराशि से खर्च किया जा चुका है। इस पूरे मामले को लेकर जब इसका निर्माण हुआ, उस समय लखनऊ विकास प्राधिकरण के हुआ करते थे सत्येंद्र कुमार सिंह, जिनको दोषी पाया गया। हालांकि उनके मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पत्र डीओपीटी को लिखा गया है, जिसमें अब डीओपीटी को उनके इस पूरे मामले को लेकर निर्णय लेना है। तो निश्चित है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की तलवार उन पर लटक रही हो। न केवल तत्कालीन वीसी सत्येंद्र कुमार सिंह पर कार्रवाई की तत्काल लटक रही है, बल्कि उस दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात रहे अफसर भी इस कार्रवाई की जद में हैं। हालांकि पूरे मामले को यूपी सरकार ने जांच कराने के बाद कहीं न कहीं इसको सीबीआई को, क्योंकि मामला काफी बड़ा था और बड़े पैमाने पर इस पर घोटाले के आरोप लगे थे। तो अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में जब डीओपीटी में सत्येंद्र सिंह की फाइल गई है तो बाकी अधिकारी या बाकी दोषी इंजीनियर अफसर पर कब कार्रवाई होती है। और इसके ये जो आप बता भी रहे हैं कि जितना अनुमानित था उसके अतिरिक्त खर्च किया गया है, तो जो उसके अतिरिक्त बजट लगा है वो कहां पर लगा है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? अब क्योंकि वो दोषी पा चुके हैं, उनको दोषी इसमें पूरे मामले में वो दोषी पाए गए हैं, तो आगे की किस तरह की कार्रवाई पूर्व वीसी के खिलाफ होगी? बिल्कुल, अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जेपीएनआईसी की बिल्डिंग बनकर तैयार है। हालांकि इसकी फिनिशिंग का काम नहीं हुआ है। 864 करोड़ से ज्यादा रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च किए जा चुके हैं और अभी भी इसमें करीब 150 से 200 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से बताई गई थी, जिसके बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट शुरू ही करीब 600 करोड़ के अनुमानित लागत के साथ हुआ था। निश्चित है कि समय के साथ जैसे जैसे देरी होती गई तो प्रोजेक्ट की लागत लगातार बढ़ती चली गई और बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी वजह से जो लागत शासन की तरफ से जारी की गई थी उस तय सीमा में और तय पैसे में इसका निर्माण पूरा नहीं किया जा सका, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं जांच प्रक्रिया लगातार और बड़ी बात ये भी बताइए जरा इसके, अब क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो इसका काम था उसे फिलहाल रोक दिया गया है, तो क्या अब पूरी जांच होने के बाद इसका जो काम है वो पुनः शुरू होगा या फिर अभी रुका ही रहेगा? बिल्कुल, चूंकि ये समाजवादी पार्टी सरकार का प्रोजेक्ट है और उस सरकार के दौरान ही इसका प्रोजेक्ट फाइल हुआ था और उसी दौरान इसको, हालांकि सरकार बदलने के बाद इसकी जांच के बाद इस तरीके का घोटाला सामने आया था। प्रोजेक्ट जांच में तो के निर्माण चीज जरूर है कि सरकार चाहती है कि क्योंकि पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है तो ऐसे में इस बिल्डिंग का कहीं न कहीं उपयोग किया जाए और उस उपयोग के लिए सरकार ने कई बार प्रयास भी किए, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति के चलते समाजवादी पार्टी ने लगातार इसका विरोध किया है। उसकी वजह है कि वो जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाना चाहते थे वो नहीं चाह रहे हैं कि दूसरे पर्पज के लिए यूज किया जाए। यही एक वजह है कि बिल्डिंग बनने के बाद और सैकड़ों करोड़ रुपए लगने के बावजूद अभी तक किसी काम में नहीं आ सकती। बिल्कुल, इसके क्या नहीं लगता कि विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाए, खासतौर से समाजवादी पार्टी से मुद्दा बनाएगी? समाजवादी पार्टी के लिए एक मुद्दा का विषय हो गया। समाजवादी पार्टी कहेगी क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का प्रोजेक्ट है इसलिए योगी सरकार इस पर कार्रवाई तेज कर रही है। क्या ये विपक्ष को मुद्दा भी मिल गया क्या एक तरह से? बिल्कुल और जेपीएनआईसी काफी फेमस बिल्डिंग है, आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी
तब अखिलेश यादव बैरिकेडिंग के दौरान बिल्डिंग बांध कर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर जब माल्यार्पण करने के लिए गए थे, उस दौरान इस पूरी बिल्डिंग को पुलिस से गिरवा कर और इसके चारों तरफ बैरिकेड लगवाकर अखिलेश यादव को रोकने का प्रयास किया गया था। निश्चित तौर पर उस दौरान भी काफी हंगामा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था। सरकार की तरफ से इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर उपेक्षा के आरोप लगाए गए थे, लेकिन चूंकि मामला जांच में है तो ऐसे में देखना यह है कि किन किन अधिकारियों और किन किन इंजीनियर्स पर इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है। लेकिन एक चीज तो जरूर है, कहीं न कहीं सपा इस पूरे मामले को लगातार उठाती रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सपा सरकार के इस प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए जाते रहे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, इसके आपके पास लौटते हैं तमाम अन्य खबरों की जानकारी के लिए और बढ़ेंगे आगे। बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपीएसएससीए की परीक्षाओं के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के अभ्यर्थियों से ठगी की गई थी। परीक्षा में चयन कराने के नाम पर उन्हें ये ठगता था, उनके साथ ठगी करता था। यूपीएसटीएफ ने लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र से इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर ले, परीक्षा में चयन कराने के नाम पर ये ठगी करता था, अभ्यर्थियों को लोभ लालच देता था कि उनका ये चयन करा देगा और उनसे ठगी करता था। यूपीएसटीएफ ने लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र से इसे गिरफ्तार कर लिया है। यूपीएसएससीए की परीक्षाओं के नाम पर ठगी करने वाला ये गिरफ्तार हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में अभ्यर्थियों से ठगी की थी इसने। ये आश्वासन दिया था परीक्षा जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को ये आश्वासन दिया कि ये उनका चयन करा देगा और चयन कराने के नाम पर इसने ठगी की। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। एसके, इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, इसका नाम क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसने क्या कुछ बताया है अब तक एसटीएफ को? बिल्कुल, ये राजधानी लखनऊ के केकेसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात है। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश राज्य सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर चयन कराने के नाम पर ये लगातार अभ्यर्थियों से ठगी कर रहा था। इस पूरे मामले को लेकर यूपीएसटीएफ के पास कई शिकायतें थी, क्योंकि जब इसका 2014 से 2017 के बीच में इसका खुद का चयन हुआ और चयन होने के बाद ये अपने आप को उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का कर्मी बताता था और लगातार जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते थे उनसे इस परीक्षा में चयन कराने के नाम पर ये लगातार मोटी रकम वसूल रहा था। हालांकि कई अभ्यर्थियों से रकम लेने के बाद ये उनका चयन नहीं करा सका और कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके चयनित अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड या दूसरी चीजें लेकर ये उन अभ्यर्थियों को जाता देता था कि इसने उन अभ्यर्थियों को कराया है, अगर ये दूसरे अभ्यर्थी भी उसको पैसा देंगे तो वो इस असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर उनका चयन करा देगा, क्योंकि खुद ये आयोग में कार्यरत है। हालांकि इस पूरे मामले को क्या ये जानकारी मिल पाई है कि इसने कितने बच्चों से पैसे लिए थे, कितने अभ्यर्थियों से पैसे लिए थे चयन के नाम पर, और ये क्या कोई पहली परीक्षा है जिसमें इसने चयन के नाम पर अभ्यर्थियों से पैसे लिए, या इससे पहले भी कुछ परीक्षाओं में इसकी तरह की संलिप्तता रही है, ठगी करने का मामला? बिल्कुल, इसको एसटीएफ ने आज गिरफ्तार किया है और जो अभी तक मामले हैं वो करीब आधा दर्जन अभ्यर्थियों से ठगी के मामले हैं, जिसको लेकर यूपीएसटीएफ के पास शिकायत थी। हालांकि शिकायत के बाद यूपीएसटीएफ लगातार इसको लेकर कहीं न कहीं अपनी निगाह रख रही थी। जुड़े हुए डिटेल्स को यूपीएसटीएफ काफी गहनता से अध्ययन कर रही थी। हालांकि इसमें पता चला कि जो अनिल यादव के नाम से इसका एक जो आधार कार्ड बना था वो ही फर्जी निकला, क्योंकि ये फर्जी आधार कार्ड और फर्जी नाम के जरिए ही युवाओं से मिलता था और उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आने का झांसा देता था, जिसके बाद उनसे मोटी रकम वसूलता था। हालांकि उनकी जगह पर परीक्षा देने, साथ ही साथ उनके पेपर्स को सॉल्व करवाने जैसे झांसे अभ्यर्थियों को देता था, जिसमें पक्कर करीब आधा दर्जन अभ्यर्थियों ने इसको रकम भी दी। हालांकि उसके बाद जब उनका चयन नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की थी। क्योंकि मामला अलग अलग जिलों का था, जिसमें लखनऊ जिले के भी मामले थे, इसके अलावा प्रयागराज जिले के मामले थे, जिसके बाद इस पूरे मामले को यूपीएसटीएफ को सौंपा गया था और यूपीएसटीएफ इस पूरे मामले में लगातार इसकी तलाश कर रही थी। हालांकि जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि इसका आधार कार्ड भी फर्जी है और साथ ही साथ ये जो खुद लोक सेवा आयोग का कर्मी बताता था, जबकि ये खुद असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात है और लगातार बिल्कुल। और ये भी जरा बताइए इसके कि क्या इसके बारे में जानकारी मिल पाई है कि ये जो आरोपी है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, ये कब से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है?
बिल्कुल 2017 में इसका खुद का चयन हुआ था और 2017 से लगातार ये लखनऊ के एक महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है और उसके बाद से ही लगातार वो इस परीक्षा में कहीं ना कहीं खुद का उदाहरण प्रस्तुत करता था कि उसका खुद का भी हुआ है और अन्य अभ्यर्थियों का भी उसने इस परीक्षा में चयन कराया है। तो ऐसे में दूसरे अभ्यर्थियों से लगातार इन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं ये रकम की और इसके एसटीएफ इसके इस तक पहुंची कैसे क्लू मिला एसटीएफ को इस आरोपी के बारे में? अगर हम इस आरोपी की बात करें तो लगातार ये उन अभ्यर्थियों के संपर्क में था जिनसे इसने परीक्षा में कराने के नाम पर रकम वसूली थी, उनकी तरफ से शिकायत की गई थी। तो इस अभ्यर्थी के नंबर और साथ ही साथ इस अभ्यर्थी की फोटोज उन ठगी के शिकार अभ्यर्थियों के पास थी, जिन्होंने इस पूरी चीजें, सारे दस्तावेजों को, इन सारी जानकारियों को पुलिस से शेयर किया था और पुलिस से शेयर करने के बाद लगातार यूपी एसटीएफ इन सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं अपनी निगाह रख रही थी। हालांकि मुखबिर की सूचना पर पुलिस को जानकारी मिली। ये लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में वर्तमान में है। ऐसे में इसके एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची और उसने गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछताछ की। तो भी प्राथमिक तौर पर करीब आधा दर्जन युवाओं के साथ ठगी का मामला निकलकर सामने आया है। अब देखना यह है कि जब इससे आगे ही पूछताछ होगी तो ये क्या अन्य भी परीक्षाओं के लिए इस तरीके के कहीं न कहीं जालसाजी के काम कर रहा था या फिर ये पहली ही इसकी ऐसी परीक्षा थी जिसमें अभ्यर्थियों से ठगी की है। बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा